डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामोफिलिक। आज हम केमिस्ट्री के क्लास 12th का चैप्टर 7 पी ब्लॉक इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये हमारी पी ब्लॉक की सीरीज चल रही है जिसका ये एक पार्ट है। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको नीट, जेई और अगर कोई और एग्ज़ाम जैसे इस बार सीबीएसई आपका एमसीक्यू के फॉर्म में आ रहा है तो उन सब में ये आपको हेल्प करेंगे एज अ मॉक टेस्ट। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। ये जो हमारी जितनी सीरीज है अगर आप इसे कर लेते हैं और जेई मेन प्रीवियस ईयर और नीट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आप देख लेते हैं हमारे प्लेलिस्ट से, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप श्योर होके पेपर देने जा सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ 30 से 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवर हैं। ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें करेक्ट ऑप्शन टिक नहीं करवाऊंगा बल्कि उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि वो क्यों है। तो आप आधा घंटा या 1 घंटा जितने की भी ये वीडियो हो एक बार कंटिन्यू जोड़ के रहिए और फिर शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा है जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग दिखाता है। तो सिर्फ और देखिए पी पाई डी पाई बॉन्डिंग वो दिखाएगा जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो वो आपका क्या दिखाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग दिखाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को रटने की कोशिश मत करिए, उसके पीछे जो रीजन है वो समझिए, क्योंकि पेपर में हो सकता है क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से पूछ ले। और इस वीडियो से पहले जो दूसरे पार्ट हैं इस सीरीज के पी ब्लॉक के, आप उन पार्ट्स को भी एक बार अच्छे से देख लें तो आपकी पकड़ इस चैप्टर के ऊपर अच्छे से बन जाएगी। और साथ ही साथ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने आपको आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें एक बार आप देख के आइएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्या कहता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग वो दिखाते हैं जिनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है वो वैकेंट होता है। तो इन चारों में जो डी ऑर्बिटल वैकेंट है वो फॉस्फोरस के पास है, तो इसलिए फॉस्फोरस पी पाई डी पाई बॉन्डिंग दिखाएगा और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। अच्छा, एक चीज आप ये समझिएगा कि ये जो पुराना जो सबसे फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक SF4 आपका हो गया और एक आपका जेनन का XCF6 और XCF4, इनसे रिलेटेड जो भी शेप से रिलेटेड क्वेश्चन हो या किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ये आप अच्छे से कर लेना। अच्छा, जब कभी भी आपसे शेप पूछे ना तो एक्चुअली वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके निकालो और फिर उस हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो शेप होती है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो SF4 होता है उसकी जो शेप होती है वो सीसो होती है। कैसी होती है, सीसो होती है। ठीक है, मतलब ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है इसकी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये मैं आपको पहले पार्ट 1 वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SF4। ये आपने कैसे निकाला है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। क्लास 11th केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो एक शॉर्ट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, वहां से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना 2-3 मिनट में सीख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपसे स्टेबिलिटी की बात पूछा है, तो इनमें तो जो सबसे स्टेबल है वो कौन सा हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। लेकिन NH3 क्यों होगा, देखिए जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो किसी भी एलिमेंट के हाइड्राइड की स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाने पे किसी भी एलिमेंट के हाइड्राइड की, जो एलिमेंट्स के हाइड्राइड की स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप, वो क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती जाती है। तो इस वजह से जो आपका NH3 है वो क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये इन सब में क्या है, नाइट्रोजन सबसे ऊपर रहता है। यानी ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है, 15th ग्रुप की बात हो रही है। तो 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है ना, सबसे ऊपर नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसका हाइड्राइड। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे वैसे वैसे उनके हाइड्राइड और इससे कम स्टेबल होते जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ EH। यहाँ पे कोई एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो दे रखा है आपको। अब इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आपका क्या करेगा, काम करेगा, है या नहीं है। ठीक, अब जरा एक चीज समझिए, जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो जो सेंट्रल एटम का साइज होता है वो क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है, बढ़ता है वो।
ठीक है, जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो एटम का साइज क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा, सेंट्रल एटम का साइज आपका बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। और जब जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उसको तोड़ने में उतनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी बॉन्ड उतना ज़्यादा वीक होता चला जाएगा और उसको तोड़ना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो घटती चली जाएगी। ठीक है, और जितनी जल्दी वो टूटेगा, मतलब जितनी जल्दी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उतना उसका अच्छा रिड्यूसिंग नेचर है ना। यानी कि एक चीज समझिए, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, उस वजह से जो साइज के बढ़ने की वजह से जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। लेकिन बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी। ठीक है, और इस वजह से रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। ये चीज क्लियर है। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को होगा वो कौन सा हो जाएगा, सबसे नीचे वाला हो जाएगा, यानी SbH3, है ना। SbH3 क्या हो जाएगा आपका, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो जाएगा। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या क्या होता है फिर बता देता हूँ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्या होता है ये, टॉप टू बॉटम जाने पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये हम 15th ग्रुप पढ़ रहे हैं। 15th ग्रुप को याद रखने का तरीका होता है 15 नेता पिटे ऐसे सबके बीच। ठीक है, तो ये 15th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ये याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ये आप एक बार देख लीजिएगा इनको। चलिए फिफ्थ क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो 15th ग्रुप के एलिमेंट है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म करे कंपाउंड, +5 में। हाउएवर बिस्मथ, बिस्मथ क्या था, सबसे नीचे वाला था, याद है ना आपको। ठीक है, बिस्मथ फॉर्म्स ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, द कंपाउंड इज। अब ये चीज तो आपको क्या है, बिल्कुल रटी होनी चाहिए क्योंकि वो एक ही फॉर्म करता है। लेकिन फिर भी समझिए, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होने लगता है। इसका रीजन क्या है, देखिए समझिए जरा, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप 15 में तो जो एलिमेंट्स है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना कम करेंगे और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना ज्यादा शुरू करेंगे। उस फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे उस स्टेट में। और इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है इसका रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो जो बिस्मथ का कंपाउंड होता है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो है आपका BiF5। कौन सा होता है वो, BiF5। अच्छा, ये क्यों होता है ऐसा, यही एक ऐसा होता है जो +5 में दिखाता है। ये इस वजह से क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है और जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, तो उस वजह से ये एग्जिस्ट करता है, ये शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, फिफ्थ का हो जाएगा बी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा फॉर्म में अगर पाया जाता है एलिमेंट तो एलोट्रॉप होता है। ठीक है, जैसे कार्बन आपका पाया जाता है डायमंड, ग्रेफाइट, तो ये कार्बन के एलोट्रॉप है, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो इनमें से कौन सा एलोट्रॉप शो नहीं करता है, तो बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कभी भी एलोट्रॉप शो नहीं करता। ठीक है, नाइट्रोजन एलोट्रॉप शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड, ये बहुत ज्यादा वीक होता है। क्या होता है, ये वीक होता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन क्या करता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, या एक से ज्यादा, समझ रहे हैं, मतलब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ले लेता है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का जो फॉर्म हो जाता है उस टाइप का ले लेता है। ये तो ये एलोट्रॉप बना ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सातवां कहता है हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो एसिडिक नेचर में कौन है, देखो जो जितना अच्छे से, जितना इजीली, जितना फास्ट H+ आयन डोनेट करेगा, H+ रिलीज करेगा, वो उतना ही ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा नेचर में, है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इजीली रिमूव करना किस में आसान है, N3H में। N3H से हाइड्रोजन का निकलना सबसे ज्यादा आसान है, रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। अब कहता है द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज। तो अमोनिया मॉलिक्यूल बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, इसकी शेप होती है ट्रायगोनल पिरामिडल। क्या होता है इसका, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होती है।
और जिसमें नाइट्रोजन एटम क्या होता है आपका टॉप पे होता है, आपको याद होगा NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम आपका टॉप पे रहता है, और एक मिनट गलत बना दिया, एपेक्स में रहता है, बीच में रहता है ऐसे, ठीक है। तो NH3 आपका रहता है, और नाइट्रोजन आपका क्या रहता है, बिल्कुल एपेक्स रहता है। और जो नाइट्रोजन एटम है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है इसके अंदर, sp3 हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी, sp3। हाँ, तो इसका तो फर्स्ट पार्ट ही सही हो गया। 8th का ए क्या हो जाएगा इसमें, कि जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है आपका, ये शेप अमोनिया की हो जाती है ट्रायगोनल पिरामिडल, और नाइट्रोजन कहाँ रहता है आपका, एपेक्स में रहता है, ठीक है। चलिए 9th देखते हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो ये ना बहुत बेसिक क्वेश्चन लगते होंगे, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आप इसको गलत कर देंगे। 90% लोग जो कोवैलेंसी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं नाइट्रोजन की। 90% लोग 5 लिखते हैं कोवैलेंसी, जो कि गलत है। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है नाइट्रोजन की वो 4 है, जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इस ऑर्बिटल के थ्रू अवेलेबल रहता है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके थ्रू अवेलेबल रहते हैं, कौन उनको अवेलेबल करवाता है, पी ऑर्बिटल। तो मतलब देखो, कोवैलेंसी का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए, तो एक ऑर्बिटल अवेलेबल होता है किसके थ्रू, एस के थ्रू, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं वो किस कौन करवाता है अवेलेबल, पी ऑर्बिटल करवाता है। तो टोटल कितने आपके हो जाएंगे, 4। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो जाती है, 4, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट सबने किया है, ब्राउन रिंग टेस्ट है ना, ठीक है। फॉर NO3 माइनस आयन, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो एक चीज समझिए, जब कभी भी आप एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, किसका, FeSO4 का, किसका बनाते हैं, FeSO4, इसे क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को आप क्या करते हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं जिसमें NO3 माइनस है, क्या है, NO3 माइनस आयन है। तो वो क्या कर देता है, एक ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, और इसी को ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। और ये ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, नाइट्रेट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ये नाइट्रेट के लिए किया जाता है। तो बेसिकली जो ब्राउन रिंग फॉर्म होता है वो किसका होता है, FeS2O, है ना, 5NO और 2 प्लस आपका ये रहता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक मिनट टिक करना। तो ये हो गया आपका FeS2O5NO। इसकी पूरी वो भी लिख सकते हैं आप इक्वेशन, वैसे ये एक स्कूल में आपने ब्राउन रिंग टेस्ट में किया होगा, तो आप वहाँ लैब वाली अपनी कॉपी से देख सकते हैं, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, अमोनिया ऑन स्मॉल स्केल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो स्मॉल स्केल में अमोनिया को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो अमोनियम सॉल्ट होता है हमारे पास, जो क्या होता है, जब हम स्लेक्ट लाइम के साथ उसको ट्रीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। हम अमोनियम सॉल्ट को स्लेक्ट लाइम के साथ जब हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है और अमोनिया हमें मिलता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस में करते हैं हम, जब हम स्मॉल स्केल पे लेना चाहते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए हैबर्स प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे H2SO4 के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, ठीक। चलिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अमोनिया। आप एक चीज देख रहे हैं कि अमोनिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए इसके ऊपर अच्छे से फोकस करिएगा। जो जेनन के कंपाउंड है वो SF4 SF6 और अमोनिया, ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो कहता है कि इनमें से कौन सा है जो अमोनिया के बारे में क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं जरा, पहला NH3 गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विथ HCl, ये बिल्कुल सही है। NH3 को जब भी आप ट्रीट करोगे Cl के साथ तो व्हाइट फ्यूम ही देगा। दूसरा, NH3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं नहीं ये गलत है। NH3 वाटर में सॉल्युबल है, और इवन आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जब पढ़ा होगा 11th में, तो आपने वहां पे भी पढ़ा होगा कि इसको वाटर के साथ ट्रीट करके क्या बना देते हैं, ये बन जाता है NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है। ये आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में भी ये पढ़ा होगा। तो ये वाटर में सॉल्युबल है और ये रिएक्शन हो जाती है जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। तो सेकंड वाला तो गलत हो गया। तीसरा, NH3 एक्ट एज लुईस बेस, हाँ NH3 एक लुईस बेस है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब गलत कौन सा है, सेकंड वाला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 13 कहता है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस,
ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना। तो उस वजह से जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस है वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना। तो लेकिन जो ऑक्सीजन एटम होता है ना उसका साइज एक्सेप्शनली बहुत छोटा होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो अगर बात की जाए तो सबसे छोटा ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम और पोलोनियम, ये सीक्वेंस हो जाएगा अपना। तो किसमें इसको फॉलो कर रहा है, तो ये फर्स्ट वाला है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14th, वाटर इज मच लेस वोलाटाइल देन H2S। वाटर क्या है, H2S के मुकाबले बहुत ज्यादा कम वोलाटाइल है। क्यों, समझो जरा, क्योंकि जो सल्फर एटम है ना वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जबकि सल्फर में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर पाता है, तो इस वजह से H2O क्या हो जाता है, इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, ये करीब आ जाते हैं और ये लिक्विड फॉर्म कर देते हैं। जबकि H2S, बहुत बार पेपर में ये भी पूछ लेता है कि H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस, वाई। तो वो उसका रीजन यही है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। किस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सल्फर के मुकाबले। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सल्फर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन एटम। सल्फर क्या है आपका, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 15th क्या कहता है, टेट्राफ्लोराइड ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली आर। तो जो टेट्राफ्लोराइड है आपका ग्रुप 16 का, तो ये मतलब अभी करवाया था हमने, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब बोलोगे कि कब करवाया था आपने, तो जो आपकी पहली वाली वीडियो है उसमें भी और इसमें भी ग्रुप 16 का जो टेट्राफ्लोराइड है वो और क्या है, कुछ भी नहीं भाई, SF4। इसीलिए तो कह रहा हूँ SF4 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बदल बदल के क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग शब्दों में कंफ्यूज करेगा, बात वो इसी की कर रहा है। तो SF4 तो बिल्कुल रट लो भाई, इसकी शेप क्या है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है। तो ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर आप इसकी शेप की बात कर रहे हैं तो मैं फिर से इसकी शेप बना देता हूँ, ऐसे, ये, ठीक है, ये ये ठीक है, और ये रहा आपका, ठीक है, लोन पेयर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल इसका हो जाएगा आपका। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। हमने क्या किया, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया। तो अमोनियम डाइक्रोमेट तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो ये होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये होता है अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट कर दिया हमने। एंड बैरियम अजाइड सेपरेटली, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, बैरियम अजाइड को अलग। तो बैरियम अजाइड क्या होता है, BaN3 ट्वाइस, बैरियम अजाइड। ठीक है, अच्छा एक चीज समझिए, अब अगर आपने इन जो कंपाउंड है उनको पहले नहीं पढ़ रखा होगा तो वहां जाके आप नहीं कर पाएंगे। तो जितनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आप देखोगे जिनसे फैमिलियर रहोगे वही बन पाएगा वहां पे। तो जब इनको हीट करेंगे तो क्या क्या बनता है, तो सबसे पहली बात N2 तो दोनों केस में बनेगा, ये फिक्स है। N2 तो इसका तो बस पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया है ना, कि N2 तो दोनों केस में बन रहा है, और ऐसा कुछ है नहीं मोर देन वन, तो ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्या क्या बनता है जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं। तो N2 बनता है, वाटर बनता है, और आपका Cr2O3 बनता है। ठीक है, तीन चीजें बनती हैं, ठीक है, N2, H2O और Cr2O3। जबकि जब हमने क्या किया है, बैरियम अजाइड को हीट किया है, तो क्या होता है, Ba बनता है बैरियम, और N2 बनता है, ये दो चीजें बनती है। तो N2 दोनों केस में बनता है। चलिए आगे, कहता है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम। तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक आपने चैप्टर 1 में क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो ये किस किस से बनते हैं, तो जो रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल होते हैं ना, ये जो आपका रोल सल्फर सल्फर होता है ना CS2 में, CS2 में जो आपका रहता है,
उसके सॉल्यूशन को इवेपोरेट करके बनता है रोहम्बिक सल्फर, ठीक है। अच्छा एक और बात, रोहम्बिक सल्फर क्या होता है आपका, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन बेंजीन, अल्कोहल, ईथर इनमें कुछ हद तक घुल जाता है, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक सॉल्युबल होता है। जबकि जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है ना, वो कैसे बनता है, वो रोहम्बिक सल्फर को मेल्ट करके बनता है। जब कभी भी रोहम्बिक सल्फर को एक डिश में हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और उसको कूल करेंगे, ठीक है, तब तक जब तक क्रस्ट फॉर्म ना हो जाए तब जाके बनता है ये, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछे कि आपसे पूछे कि रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनता है, तो पहले वाले का मैंने क्या बताया आपको कि रोल सल्फर इन CH2, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और रोहम्बिक और जो मोनोक्लिनिक है वो किससे बनता है, रोहम्बिक से बनता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ही सही हो गया, मोनोक्लिनिक बनता है रोहम्बिक से, और रोहम्बिक कैसे बनता है, रोल सल्फर इन CH2, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा पी ब्लॉक का, उसमें भी इसमें हमने सेम क्वेश्चन करवाया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और उसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया है। तो अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना कैलकुलेट करना नहीं सीखा है और वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पार्ट 1 पी ब्लॉक का देख सकते हैं। और सेम यही क्वेश्चन था, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, और इसका ऑप्शन बी है, इसका वहां पे मैंने सॉल्व करके निकलवाया हुआ है, बी ऑप्शन है, जाके देख लीजिए एक बार। 19th क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ SO2 इज। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रिपरेशन होती है, तो बिल्कुल रटा हुआ है, किससे बनता है, FeS2 से बनता है, किससे बनता है, FeS2 से बनता है। तो बस FeS2 वाला तो एक ही ऑप्शन है, सी है, तो FeS2 और आपका 11O2 ये देता है Fe2O3 और 8SO2 ये बनता है। तो बस आप ये याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो SO2 का FeS2 से होता है, तो गलती नहीं होगी कभी। 20th कहता है मैच द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1। अच्छा मैच करने के लिए इधर कह रहा है, ठीक है, इनमें से कौन एसिडिक है कौन न्यूट्रल है ये कहने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है। तो Pb3O4, Pb3O4 आपका क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, ठीक है। N2O क्या होता है आपका, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। Mn2O7 आपका क्या होता है, ये होता है एसिडिक ऑक्साइड। और Bi2O3 क्या होता है, तो Bi2O3 का आपका होता है बेसिक ऑक्साइड। तो आप इसमें देख लीजिए कि किसके में ये क्या है, ये चारों मैच कर रहे हैं, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ध्यान से देखिए जो Mn2O7 है ना, Mn2O7 जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिडिक सॉल्यूशन दे देता है, जबकि जो Bi2O3 है इसको जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपका Mn2O7 है ये एसिडिक ऑक्साइड है, और जो Bi2O3 ये क्या है आपका बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए अब 21st देखते हैं, ये क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर एटम इन SO2 मॉलिक्यूल। तो SO2 मॉलिक्यूल में आपका कैसा बनता है, SO2 मॉलिक्यूल डायग्राम देख लीजिए, S डबल बॉन्ड के साथ ओ ऐसा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं लोन पेयर। 119 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल बनता है, ये याद रखिएगा। और जो सल्फर होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, इनके साथ समझौता नहीं हो सकता, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। आज जो आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसमें आपने क्वेश्चन का लेवल देखा होगा, इससे ऊपर था। ये थोड़े आसान लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, MCQ को बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, आसान भी दे सकता है टफ भी दे सकता है, ठीक है। तो हर लेवल की प्रिपरेशन रहनी चाहिए। द कैटालिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया था अभी की वीडियो, इसी वाली वीडियो में, कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4 की प्रिपरेशन के लिए। जिस तरीके से हैवर्स प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। तो जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है इसमें वो बिल्कुल, आज सुन लो दोबारा भूलना नहीं आप लोग, V2O5 कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, और प्लेटिनम फॉलोड बाय प्लेटिनम। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो और जो रिएक्शन हो जाती है वो ऐसी हो जाती है, 2SO2 प्लस O2 V2O5 की प्रेजेंस में करते हैं प्लेटिनम से, प्लेटिनम फॉलोड बाय V2O5, और क्या दे देता है हमारा, 2SO3 फॉर्म कर देता है, ये फॉर्म कर देता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू क्लोराइड सॉल्ट, हमने क्या किया, H2SO4 को ऐड किया है
क्लोराइड सॉल्ट में। तो कलरलेस फिल्म्स इवॉल्व हुई हैं। बट ये भी आप जो पहली वीडियो बनाई है उसके अंदर सेम यही चीज दे रखी है। और क्या था, HI की वजह से। किसकी वजह से हो रहा था वो, जो आपका HI था उसकी वजह से हो रहा था। देखिए जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2SO4 के मुकाबले। H2SO4 के मुकाबले जो HI है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, H2SO4 को रिड्यूस कर देता है। कौन, HI। HI जो है वो H2SO4 को रिड्यूस कर देता है। किस में रिड्यूस कर देता है, SO2 में रिड्यूस कर देता है। और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है I2 में। और I2 का कलर क्या होता है, वायलेट होता है। समझ आई बात या नहीं है, ठीक है। और इसीलिए जो फ्यूम्स होती हैं वो वायलेट कलर की होती है। तो वायलेट कलर की फ्यूम किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो HI है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, I2 में। और जो आपका H2SO4 है वो रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, SO2 में। और SO2 का जो आपका, ठीक है, कैसा होता है SO2, मैंने आपको बताया था ये भी पहली वीडियो में। कलरलेस होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, ठीक है। चलिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सेम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होने ही चाहिए ना, होते भी हैं क्वेश्चंस में। तो आपको पता होगा H2SO5 और H2S2O8, ठीक है, O8। तो H2S2O8 और O5 कहाँ गया, पहला ही है यार, ठीक है, नहीं पहला तो, हाँ H2SO5 और क्या है, H2S2O8, हाँ यही है ना। और तो कोई नहीं लग रहा। ठीक है, यही। अगर बाई चांस कभी किसी पे गलत टिक लग जाए या गलती से फ्लो में कुछ गलत बता दूं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये गलत है, ठीक है। मैं आपके डाउट लेने की पूरी कोशिश करूंगा। कहता है फ्रॉम फॉलोइंग विच पेयर ऑफ एलिमेंट केप्ट इन सेम ग्रुप, ठीक है। मतलब कौन से पेयर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सेम ग्रुप में रख सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझो, ऑब्वियस सी बात है कि एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर 17 एंड 38। तो अब कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। जैसे आपको अगर पता है तो आप ये जानोगे कि 17 और 35 दोनों कौन से हैं, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन तो दोनों आपको पता है कि हैलोजन वाले ग्रुप में होते हैं, तो ये ऑलरेडी सेम ग्रुप में रखे ही जाते हैं। लेकिन अगर पूछ ले रीजन क्या है सेम ग्रुप में रखने का, तो इन दोनों का जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके, वो सेम है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। और वो कन्फिग्रेशन है NH2NP5, क्या है, NH2NP5, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों को, क्लोरीन और ब्रोमीन तो रहते भी एक ही उसमें है ना। तो 26 कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हैलोजन इज। देखिए, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम होती है। फ्लो, ये मैं वीडियो 1 में भी बता चुका हूँ, पी ब्लॉक वाले में, पार्ट 1 में, ठीक है। जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है किसमें, जो आपके 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, ठीक है। तो क्लोरीन, तो जो फ्लोरीन है उसका क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है। और जो फ्लोरीन का साइज है वो क्या है, काफी ज्यादा स्मॉलर है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको उतना ज्यादा अट्रैक्शन मिल ही नहीं पाता है। तो इसलिए उसको लेसर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है किसकी, फ्लोरीन की, क्लोरीन के मुकाबले, ठीक है। साइज फ्लोरीन का कम है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपका जो 2p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है उनमें ज्यादा है। तो जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील, रिजल्टेंट अट्रैक्शन उतना फील नहीं कर पाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की क्लोरीन से कम हो जाती है। तो बाकी सारा सीक्वेंस तो कम सेम है, क्या कि डाउन द ग्रुप जाने पे आपका डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन फ्लोरीन वाला केस में क्या हो जाएगा, बस फ्लोरीन का कम हो जाएगा इससे। तो कौन सा बनता है, ये सी वाला बनता है। क्या बनता है इसका, 26 का सी बनता है। अब 27 देखते हैं। 27 कहता है कि एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जो एफिनिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, ठीक है। विच ऑफ द हैलोजन एसिड शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, पहले भी बता चुका हूँ, HF की। HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ये सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है HF की सबसे ज्यादा,
क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो सबसे छोटा होता है और इस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बनाता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है। क्या बनाता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। वैसे एक चीज़ आप समझिए, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो हैलोजन एटम है उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। जो एच एक्स बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीज करता है। और मैंने आपको बताया जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी और उनको तोड़ना आसान रहेगा। तो नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसकी रहेगी? तो जो सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, यानी HF, इसकी रहेगी। ठीक है, आगे कहता है द करेक्ट कलर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग ऑक्सी एसिडेस। द करेक्ट कलर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये भी करवाया हुआ है, ये भी आपको वीडियो 1 में करवाया हुआ है। तो सबसे जो है वो आपका क्या रहेगा? एसिडिटी। देखिए अब एक चीज को समझिए, अगर आपसे हेलोजन के ऑक्सी एसिड की एसिडिटी पूछे तो एक चीज याद रखिए कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा किसका? हेलोजन एटम का, वैसे वैसे उसकी एसिडिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो आप क्या करो, इधर जो आपको HClO4 है, HClO3 है, जो भी दे रखा है, सबके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, है या नहीं है? जैसे अगर मैं बात करूं HClO, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए आप आराम से। HClO2 इसके अंदर क्या है? +3 है, +1 +3। और HClO5 के अंदर क्या हो जाएगा आपका? वो O5 तो है नहीं, O3 है ना? तो O3 के अंदर कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। और O4 के अंदर क्या हो जाएगा? HClO4 के अंदर क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। तो जो जितना ज्यादा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतना एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा +7 वाला, फिर +5 वाला, फिर +3 वाला, फिर +1 वाला हो जाएगा। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी। 4 3 2 1 कैसे घटेगा, है ना? O4 O3 O2 O1। तो 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? NO2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नहीं, बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, CO इज एन एनहाइड्राइड ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये भी गलत है। ठीक है। तीसरा, Cl2O3 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ हाइपोक्लोरस, ये भी गलत है। ठीक है। चौथा, Cl2O7 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, हाँ ये सही है। तो जो आपका 29 है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो परक्लोरिक एसिड ऑब्टेन कैसे होता है? जब कभी भी आप क्या करते हैं, Cl2O7 इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ ट्रीट करते हैं? वाटर के साथ। तो आपको मिलता है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड क्या होता है? 2HClO4। क्या होता है? 2HClO4, ये होता है परक्लोरिक एसिड। तो जो आपका Cl2O7 है ना, उसको हम परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड बोलते हैं। मतलब देखो किसी भी चीज का एनहाइड्राइड वो होता है जिसमें वाटर डाल के हमें जैसे वो चीज मिल जाए। जैसे मान लो X है, अगर मैं Y में Z डालता हूँ और मुझे X मिलता है, Y में एक मिनट, अगर मैं X में वाटर डालता हूँ और मुझे Y मिलता है, ठीक है, तो मतलब Y का एनहाइड्राइड X है, ये चीज समझ जाओ। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्या हो गया, जो परक्लोराइड हो गया मतलब HClO4 हो गया, उसका एनहाइड्राइड क्या हो गया? Cl2O7 हो गया। ठीक है। चलिए 30th क्वेश्चन करते हैं। कहता है 4HCl+O2 गिव, इसको CuCl2 की प्रेजेंस में ट्रीट किया है और रिएक्शन आपको दे रखी है। द अबव रिएक्शन ऑफ क्लोरीन प्रिपरेशन इज ऑफ। अब ये नेम रिएक्शन एक टाइप की कि ये किसके अंदर इस्तेमाल किए, कौन सी नेम रिएक्शन है? तो ये डेकॉन्स प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? डेकॉन्स प्रोसेस है। क्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। 723 केल्विन पे ये रिएक्शन हुआ करती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू और CuCl2 के प्रेजेंस में, और क्या मिलता है हमें? क्लोरीन मिलता है। डेकॉन्स प्रोसेस है, नेम रिएक्शन है, बिल्कुल रट लेना है। देखिए 31 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। NaOH लिया है और कैसा लिया है? ठंडा लिया है, कोल्ड लिया है, और उसको Cl2 के साथ ट्रीट करके AB H2O दे दिया। अच्छा, इसमें आइडेंटिफाई करना है
कि एक बार हमने क्या किया, क्लोरीन के साथ ट्रीट किया है किसको, कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और एक बार हमने हॉट एंड कंसंट्रेटेड को किया क्लोरीन के साथ ही। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए भैया, NaCl तो फिक्स है, NaCl तो दोनों में बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं A को NaCl ले लेता हूँ और C को NaCl ले लेता हूँ तो अच्छा, D दोनों में दे रखा है NaCl, हाँ तो ठीक है, NaCl एक तो बनेगा, बनेगा है या नहीं है, तो एक तो आपका NaCl बनेगा। और क्या, रिएक्शन करके देखते हैं, क्योंकि रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने बैलेंस किया है, 5 मोल दे के इसने बैलेंस किया है, तो आप ऐसे रेंडमली नहीं कर सकते ओरली। तो NaOH को हमने लिया और हमने क्या लिया, क्लोरीन Cl2 लिया। दो NaOH क्यों, दो NaOH क्यों लिया हमने, क्योंकि हम Cl2 है ना, हमें पहले ही पता है बैलेंस करना है। तो हमारा बना NaCl प्लस NaOCl, और क्या बनता है हमारा, और बनता है H2O। तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा क्या बन गया पहले वाले का, जब कोल्ड के साथ करेंगे। तो हमारा A हो गया NaCl, B हो गया NaOCl, ठीक है, ये दो चीजें हो गई हमारी, ठीक। अब C और D की अगर बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक तो NaCl बनेगा ही, और 6 लिया है हमने तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 NaCl हो जाएगा, 5 NaCl हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है आपको 6 5 है ना, तो 5 NaCl हो जाएगा, और क्या बनेगा, NaClO3 बन जाएगा, तभी तो बैलेंस होगा, और वाटर यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो NaClO3, ठीक है, NaClO3 बन रहा है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं किस किस में, एक में NaCl बन रहा है और NaOCl बन रहा है, नहीं तो इन दोनों में से तो कोई नहीं है, A B में है ना। हम A और B क्या है, जो कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रही थी और कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो क्या क्या बन रहा था, तब बन रहा था NaCl और NaOCl, है ना। तो पहले उसको तो देख ले कहाँ बन रहा है, तो NaCl NaOCl, हाँ ये रहा, सी ऑप्शन हो गया है ना। अब फिर उसका जो बी वाला था उसमें 5 NaCl बन रहा था, NaClO3 बन रहा था, तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। कह रहा मैच द स्पीशीज गिवन इन द कॉलम 1 विद द शेप गिवन इन कॉलम 2। तो आपको ये रटा होना चाहिए। देखिए आप ना कभी भी, मतलब आप जब कभी भी आपसे शेप पूछे ना, तो आप ये समझ जाओ वो एक्चुअली आपसे शेप जानना ही नहीं चाहता, वो जानना चाहता है आपसे हाइब्रिडाइजेशन। तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखिए, और उस हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो शेप है वो निकालना आपको अपने आप आ जाएगा। तो अभी तो मैं आपको और या फिर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, उससे भी निकल जाता है। तो जो SF4 होता है ना, बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल सीसो शेप होता है, क्या होता है, सीशो। तो यहाँ ट्रायगोनल बाई पिरामिडल तो है नहीं, तो यहाँ क्या कर दोगे, SF4 को सीशो कर दोगे। तो ये क्या हो गया आपका, A का हो गया 3, तो A का 3 पहले दोनों में दे रखा है, यानी एलिमिनेशन रूल तो काम नहीं करेगा। तो अब BrF3, तो BrF3 में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ये अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा। और बेंट टी शेप होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो BrF3 का हो जाएगा बेंट टी शेप, तो बी का हो जाएगा 4, तो बी का 4 यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, है ना। A का 3 B का 4, और किसी में तो मिल ही नहीं रहा। तो सी आपका क्या हो गया, BrO3 माइनस, और उसका क्या हो जाएगा, पिरामिडल, क्या हो जाएगा पिरामिडल, और NH4 का फिर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका बी। चलिए 33, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। अच्छा कल मैंने आपको मतलब जो पुरानी वीडियो हमारी है पार्ट 1 वाली, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हीलियम होता है हमें ऐसा लगता है कि वो हाइड्रोजन से हल्की होती है और इसलिए हम उसे गैस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हीलियम हाइड्रोजन से भारी होती है, ठीक है। तो जो मेन सोर्स है हीलियम का वो हमें कहाँ से मिलता है, तो जो वो मोनाजाइट सैंड है, क्या है, ये एक ऐसी चीज है जो आप पहली बार सुन रहे हैं, या हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, इसको आप सॉल्व करके तो निकाल नहीं सकते, फैक्ट है एक। तो अगर आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो पेपर में छूट जाएगा। तो जितने ज़्यादा फैक्ट जानोगे, इकट्ठा करोगे, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो जो मेन सोर्स है हीलियम का वो क्या है, मोनाजाइट सैंड है, ठीक है। और ये एक रेडियो एक्टिव मिनरल होता है, मोनाजाइट सैंड क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव मिनरल होता है। अब 34 देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई फॉर नोबल गैसेज। तो नोबल गैस कौन सा है आपका, इसको याद करने की ट्रिक थी, हीना, नीना और करीना एक्सरे रूम में, है ना, यही थे, हीना, नीना और करीना एक्सरे रूम में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये नोबल गैस का जो आपका ग्रुप था 18th ग्रुप, ठीक है, जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं।
तो उसके रेडियस का इसने पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, जेनन हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है और कोई यहाँ पे एक्सेप्शन भी नहीं है, तो सबसे छोटा हीलियम हो जाएगा और सबसे बड़ा जेनन हो जाएगा। तो हीना, नीना और करीना एक्स रे रूम में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक जो आपका रेडियस है वो इंक्रीज करेगा। 35 देखो, कहता है द गैस यूज्ड इन लैम्प विच पेनिट्रेट फॉग। तो फॉग को पेनिट्रेट करने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, नियॉन होता है। क्या होता है, नियॉन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि लो प्रेशर जब आप रखते हैं ना, क्या रखते हैं आप, लो प्रेशर रखते हैं, तो लो प्रेशर पे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है नियॉन में, Ne के थ्रू जो दिखाते हैं, नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है, तो नियॉन में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से एक रेड कलर की लाइट निकलती है, और वो रेड कलर की लाइट की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो इतनी होती है कि वो फॉग को पेनिट्रेट कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन नियॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला है इन XeF4। मैंने बार बार कहा है कि XeF4, XeF6 जेनन के तो जितने भी कंपाउंड है उनको रट लो, सब कुछ उनके बारे में जितना पढ़ सकते हो, एक क्वेश्चन जेनन से फिक्स रहता है। ठीक है, तो इन XeF4 आपसे पूछा है हाइब्रिडाइजेशन जेनन का, तो ये तो सबसे आसान चीज है। sp3d2 क्या होता है आपका, sp3d2 होता है इसमें जेनन का, sp3d2। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 आपके XeF सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का जेनन एटम के ऊपर। जेनन के ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है, और जो जेनन और फ्लोरीन के बीच में आपका बॉन्ड होता है वो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 37 देखिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ जेनन बार्टलेट हैड टेकन O2 प्लस PtF6-। सेम क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में करा रखा है, प्लीज आप पार्ट 1 को देखिए। आप देख रहे हैं कि कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, बिल्कुल होंगे पेपर में, सेम टू सेम यही सब आ जाएगा या इससे मिलता जुलता आ जाएगा, तो आप प्रैक्टिस तो करिए बस। ठीक है, तो ये बिल्कुल रटा हुआ एक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि बार्टलेट ने O2 प्लस PtF6- को एक बेस कंपाउंड क्यों लिया था, क्योंकि ऑक्सीजन और जेनन इन दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। ऑक्सीजन और जेनन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इस वजह से। अच्छा, अपने अपने पीरियड में जो नोबल गैस होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। क्यों, तभी तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है ना। अब अगले पे चलते हैं। 38 कहता है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ जेनन इन XeO4। तो XeO4 में क्या क्या होता है, तो देखिए सबसे पहली बात XeOF4, XeO4 नहीं है, XeOF4। इसके अंदर जो जेनन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, मैंने बताया, आप जाके वीडियो देख सकते हो, वहां से कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है, और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल की होती है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन जो शेप होता है इस मॉलिक्यूल का वो स्क्वायर पिरामिडल होता है। क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। और जेनन यहाँ पे क्या करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास रहता है, तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और sp3d2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन ए। 39 देखिए, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 एंड 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। तो जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, इट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो किसका हो जाएगा, जेनन का। जेनन का जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है XeF6 का, वो सेंट्रल जो आपका सेंट्रल एटम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता है। ध्यान से देखिए ना, XeF6 इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया, यानी 2s2O के साथ ट्रीट करा दिया, तो बन गया आपका XeO3 प्लस 6HF, ये बन गया बेसिकली 6HF। तो अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो XeF6 में भी जो जेनन है वो +6 में है, और XeO3 में भी जो जेनन है वो +6 में है। ठीक है, तो चेंज नहीं होता, यानी कि ए का ऑप्शन तो हो गया 2। ए का क्या हो गया, 2। अब क्या कहता है आपका कि सेकंड वाला क्या कहता है, इट इज यूज्ड इन मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस। तो आपने हेनरीज लॉ वगैरह पढ़ा होगा, हीलियम, हीलियम को डाइल्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डाइविंग में इसको ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेंड्स नाम की जो कंडीशन होती है बन जाती है उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, सी कहता है इट इज यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोस्फेयर फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। तो वो कौन करता है आपका, आर्गन। आर्गन क्या करता है आपका, इनर्ट एटमोस्फेयर देता है इलेक्ट्रिक बल्ब में।
अब तो जो आखिरी बच गया कहता है इट्स सेंट्रल एटम इज इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये किसका हो गया, HCF4 का। HCF4 में जो Xc है वो किस में होता है, sp3d2 में। ये भी आज की वीडियो में ही ऊपर बताया है। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। और जो HCF4 की शेप होती है ना, वो भी याद रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर होती है। HCF4 की शेप क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये चीज आपको क्लियर पता होनी चाहिए। तो जो 39 है इसका आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, देखते हैं जरा, एक मिनट। तो क्या हो जाएगा, पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 1, तीसरे का चौथा और चौथे का 3, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग के। देखिए असर्शन और रीजनिंग के मैं आपको अलग से तरीके बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। असर्शन रीजनिंग बच्चे जानते हुए गलत कर देते हैं। हमें ये पता है कि ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, हम ये बहुत बार पता नहीं लगा पाते कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, है ना। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चंस है, तो जल्दी से इनको भी खत्म कर ही लेते हैं। असर्शन कहता है कि N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। ठीक है, N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। तो ए कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, बी कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, नहीं है एक्सप्लेनेशन, सी कहता है असर्शन करेक्ट और डी कहता है असर्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए कहता है N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। हाँ बिल्कुल सही, N2 क्या है, लेस रिएक्टिव है P4, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। N2 के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड भी बनता है, वैसे वीक होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है और उस वजह से वो क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है, टूटता नहीं है। रीजन, नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फास्फोरस। नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है, रीजन इसका। असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है, तो यानी इसका हो गया सी, असर्शन सही है, रीजन गलत है इसका। ठीक है, 41 देखिए, कहता है असर्शन फ्रॉम, ठीक है, असर्शन क्या कहता है, फ्रॉम एस टू बी आई देर इज ओनली, बिस्मत तक आपका जा रहा है, तो क्या कहता है, देर इज ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में बहुत थोड़ा सा इंक्रीज होता है, सही बात है। रीजन क्या है, डी एंड और इफ ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन हेवियर एलिमेंट, बिल्कुल सही। ये पहले से ही काफी फील्ड होते हैं, तो इस वजह से जब आप बिस्मत तक जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होता है आपका, ये बहुत ही, जो आपका कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें बहुत स्मॉल इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका असर्शन है वो करेक्ट है, जो रीजन है वो करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अगला कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। शायद ये आज की वीडियो में ही पहला या दूसरा क्वेश्चन था, जब मैंने बताया था कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने लगता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। और इसका रीजन भी आपको बताया था, क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रोन हो जाते हैं। जो आपके पी ब्लॉक के हेवियर मेंबर्स हैं उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखने लगता है, जिसकी वजह से ये चीज होती है। मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 43 कहता है HNO3 मिक्स आयरन पैसिव। क्या कहता है आपका कि HNO3 मिक्स आयरन पैसिव। ठीक है, अच्छा, और रीजन क्या कहता है, HNO3 फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक नाइट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, है ना। यानी कि HNO3 आयरन को पैसिव करता है, ये तो करेक्ट है, लेकिन HNO3 प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा तो फिर पैसिव कैसे करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो रीजन ही गलत हो गया। तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो सब तो बात की बात ही है, यानी कि असर्शन करेक्ट है और रीजन इसका गलत है। चलिए आगे, कहता है असर्शन pH3 फॉर्म्स बबल्स। pH3 क्या करता है, बबल फॉर्म करता है। ठीक है, गुड, pH3 बबल फॉर्म करता है व्हेन पास्ड स्लोली इन वाटर बट NH3 डिजोल्व। अभी मैंने आपको बताया कि NH3 डिजोल्व हुआ था वाटर में और क्या बनाया था, NH4 प्लस और OH माइनस बनाया था, यानी बिल्कुल सही है, NH3 डिजोल्व हो जाता है और pH3 क्या बना देता है, बबल बना देता है, ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है, रीजन NH3 इज वाटर सॉल्युबल, वही बात तो बताया अभी। यानी असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये यही तो रीजन है ना, रीजन क्लियरली बता रहे हैं कि NH3 इसीलिए डिजोल्व होता है क्योंकि NH3 वाटर सॉल्युबल है और pH3 नहीं है तो नहीं होता है। ठीक है, 45 क्या कहता है, इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स देयर पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड। ठीक है, तो ग्रुप 15 में उनके जो पेंटाहेलाइड हैं वो कोवेलेंट होते हैं ज्यादा उनके ट्राईहेलाइड के मुकाबले, सही बात है ये। ठीक है, रीजन ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म देयर बाइंडरी कंपाउंड एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
तो ये करेक्ट असर्शन है, करेक्ट रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। 46 बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, आज ही बताया आज की क्लास में, एग्जिस्ट एज S8। ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों एसिड में एग्जिस्ट करते हैं। बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन O2 में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी आपका असर्शन करेक्ट है। रीजन, ऑक्सीजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन आपका पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और अपने स्मॉल साइज की वजह से और स्मॉल बॉन्ड लेंथ की वजह से। लेकिन जो सल्फर है उसमें पी पाई बॉन्ड लेंथ पॉसिबल नहीं हो पाता, ये भी सही है। तो आपका 46 का असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। 47 ऑक्सीजन हैज ए कोवैलेंसी ऑफ 4, याद है नाइट्रोजन वाला बताया था कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब यही होता है कि कितने वो बना सकता है बॉन्ड अभी। तो हाँ, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 4 होती है, बिल्कुल सही कही। ठीक है। रीजन, डी ऑर्बिटल्स आर अब्सेंट इन ऑक्सीजन, बिल्कुल यही, कितने कितने ऑर्बिटल खाली हैं कि वहां जाके बॉन्ड बनाया जा सकता है, वही तो होता है कोवैलेंसी। तो जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होती है, वो, ठीक है, 4 होती है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं बात करूं 48 की, तो असर्शन क्या कहता है, NaCl रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अरे इसका तो है ही नहीं